अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और हम ये है पार्ट 2 एक इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केस का जो जजमेंट अपलोड हुई है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अगस्त 2023 में। और मैं समझता हूँ कि ये वो केस है जो आने वाले सारे जो टैक्स के साथ डीलिंग होगी किसी की भी उनके फेवर में है, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है फोकस शो कॉज नोटिस पे, यानी वो नोटिस जो आपको इनबॉक्स में आता है कि जब अपनी रिटर्न फाइल कर लें, या 176 का नोटिस आता है कि इस चीज़ का जवाब दे दें, या 122 का नोटिस आता है, किसी किस्म का भी नोटिस जब आता है तो वो शो कॉज नोटिस होता है। उसके हवाले से एक बेसिक प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ले डाउन किया। ये केस की साइटेशन फ़िलहाल तो ये है जो आप देख रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट की केस के फैसले के अगेंस्ट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो है वो टैक्स पेयर के अगेंस्ट गए हैं। इसका हमने स्टार्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लिए हैं। इस वक्त हम पैराग्राफ नंबर 3 पे हैं, जहां पर इससे प्रीवियस हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट तक ये केस कैसे पहुंचा। पैराग्राफ 3 ये कहता है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि वी हैव हर्ड द लर्न्ड काउंसिल फॉर द पार्टीज एंड हैव एग्जामिन्ड द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड एट द आउटसेट वी हैव नोटिस्ड। अब ये बड़ी अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ नोटिस की जो उनसे नीचे ट्रिब्यूनल और कमिश्नर अपील और इवन कमिश्नर को नोटिस करनी चाहिए थी कि वी हैव नोटिस दैट इन द शो कॉज नोटिस डेटेड, ये फर्स्ट शो कॉज नोटिस है, इसमें एक ही शो कॉज नोटिस इशू हुआ जो 2 जनवरी 2014 को इशू हुआ, इशूड बाय द पटिशनर का मतलब है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। द केस सेट आउट अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट कंपनी वाज दैट, ये केस ये था कि ये जो कंपनी है RYK मिल्स, इनको शो कॉज नोटिस आया और उसमें लिखा हुआ था कि जी आपने 0.5% के हिसाब से लोकल सप्लाईज, यानी आपने जो चीनी बेची है उस पर आपने फेडरल एक्साइज ड्यूटी FED 0.5% यानी 1% का भी 0.5% चार्ज किया, जबकि आपको 8% चार्ज करनी चाहिए थी। तो ये शो कॉज नोटिस में था। उसके जवाब में उन्होंने एक हफ्ते बाद ही उन्हें जवाब दिया था, और जवाब में उन्होंने कहा था कि जी हमें SRO 77 के तहत ये फैसिलिटी हासिल है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ऑनरेबल जज लिख रहे हैं कि नो मेंशन वाज मेड ऑफ, यानी ये जो ओरिजिनल शो कॉज नोटिस था ये जब उनको भेजा गया तो उनको ये इस SRO का नहीं बताया गया था, या उनको जिक्र नहीं किया गया था कि जी इस SRO के हवाले से कोई भी बात, क्योंकि शो कॉज नोटिस का मकसद होता है कि आपने कौन सा कानून तोड़ा है। तो सिर्फ ये बताया गया था कि आपने रेट गलत अप्लाई किया है, और इस SRO का कोई जिक्र नहीं था। नो मेंशन वाज मेड ऑफ द SRO 77 और एनी नॉन कंप्लायंस देयर ऑफ, और किसी किस्म रेट की गलत एप्लीकेशन के अलावा, यानी 8% के बजाय 0.5% के रेट के अलावा और कोई कानून का SRO का कोई रेफरेंस नहीं था इन द सेट शो कॉज नोटिस। इन रिस्पॉन्स, फिर रिस्पॉन्स डेफिनेटली दिया, इन रिस्पॉन्स टू द सेट शो कॉज नोटिस द रिस्पोंडेंट कंपनी यानी RYK मिल्स शुगर मिल्स पॉइंटेड आउट दैट इट हैड चार्ज 0.5 FED यानी 0.5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन द बेसिस ऑफ SRO, ये वाला जो SRO है, एंड देयरफॉर इट वाज नॉट लायबल टू पे 8%, यानी ये जो SRO है इसके अंदर कहा गया है कि आपने 8% के बजाय 5% पे करना है ऑन लोकल सप्लाईज। और क्यों करना है, रीज़न भी है, अंडर द सेड SRO रिलैक्सेशन ऑफ द रेट ऑफ FED एक्सटेंडेड टू द क्वांटिटी ऑफ लोकल सप्लाई ऑफ शुगर इक्वलेंट टू द क्वांटिटी एक्सपोर्टेड बाय द शुगर मैन्युफैक्चरर। यानी ये फार्मूला जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि अगर आप 100 किलो चीनी एक्सपोर्ट करते हैं एक साल में, तो फिर आप 100 किलो चीनी लोकली भी जब आप मार्केट में बेचेंगे तो आप जो एक्सपोर्ट के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी का रेट लगा है जो है 0.5% यानी 1% का हाफ, उसी रेट से आप लोकल मार्केट में भी बेचेंगे। और इसका मकसद ये है कि शुगर की प्राइस लोकल मार्केट में भी कम रहे और एक्सपोर्ट में भी कम रहे, ताकि और मुल्कों के साथ जो कंपटीशन है उसमें हमारी प्राइस की वजह से हमारे शुगर एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम ना आए। तो बेसिकली लोकल शुगर क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपोर्ट शुगर क्वांटिटी का फॉर्मूला SRO 77 में दिया गया था।
आर वाई मिल्स ने वही लॉजिकल काम किया कि जब उनको शो कॉज नोटिस आया और रीज़न पूछा गया कि आप ये 0.5 के बजाय 8% के बजाय 0.5 क्यों चार्ज करें, तो उन्होंने कहा हम इस एस आर ओ की हेल्प ले रहे हैं, इस एस आर ओ की मदद या इस एस आर ओ की वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। और आगे जो लिखा है सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज ने, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डिस्पाइट रेजिंग द अबव न्यू फैक्चुअल ग्राउंड, यानी एक नया फैक्ट जो टैक्स वालों को नहीं पता था, और बिल्कुल सही बात है, हो सकता है या उन्हें कैसे पता होगा कि कोई शख्स क्यों रेट लगा रहा है, लेकिन जब उन्होंने एक हफ्ते बाद जवाब दे दिया, यानी नोटिस आया 2 जनवरी 2014 को और उन्होंने जवाब दिया 11 जनवरी 2014 को उन्होंने जवाब दे दिया, तो जो है ऐसा जो है ये न्यू फैक्ट्स सामने आए थे क्लेमिंग बेनिफिट अंडर द एस आर ओ, और वो उन्होंने बेनिफिट क्लेम किया एस आर ओ, यानी अपनी मर्जी से नहीं किया, उन्होंने एक लॉजिकल लीगल वे पे किया। नो फ्रेश और सप्लीमेंट्री शो कॉज नोटिस वॉज इशूड टू द रिस्पॉन्डेंट, यानी कि एफबीआर वालों ने, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने आर वाई के मिल्स को कोई नया शो कॉज नोटिस या सेकंड शो कॉज नोटिस, जिसको सप्लीमेंट्री कहते हैं, जिसमें प्रीवियस फर्स्ट वाले का जिक्र होगा, नंबर डेट वगैरह जिक्र होगा कि जी उस शो कॉज नोटिस के हवाले से अब हम आपको ये शो कॉज नोटिस भेज रहे हैं, कंपनी सीकिंग क्लैरिफिकेशन एज टू। जाहिर बात है, मैं जब आपको कोई फैक्ट बताऊंगा कि जी मैं तो इस एस आर ओ के तहत जो है ये बेनिफिट ले रहा हूँ, तो आप उस एस आर ओ की एप्लीकेबिलिटी के हवाले से मेरे से मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे कि ठीक है आप बताएं कि जी आपने कितनी चीनी एक्सपोर्ट की, आपने कितनी चीनी लोकल सेल की, और फिर ऑब्वियसली आप बैठ के उसका कंपैरिजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो ओरिजिनल शो कॉज नोटिस है वो अपनी जगह ला, यानी इंस्टेड द ओरिजिनल एजुडिकेशन बाय द डिप्टी कमिश्नर। मैंने जैसा आपको बताया ना, कमिश्नर तो उस एरिया का कमिश्नर होता है इनलैंड रेवेन्यू, उसने डेलीगेट किया होता है, तो डिप्टी कमिश्नर साहब इनलैंड रेवेन्यू ये काम कर रहे, प्रोसीडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑलरेडी इशूड शो कॉज नोटिस। ठीक है जी, यानी कि जो ओरिजिनल शो कॉज नोटिस जिसमें सिर्फ यह जिक्र किया गया था कि आपने रेट गलत लगाया है, उसी के बेस पर जो है उन्होंने क्या किया, असेसमेंट ऑर्डर, जैसे होता है ना कि जी मैं आपकी बात नहीं मानता और फिर आप ऑर्डर कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि आप टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं कि जी इतना टैक्स मज़ीद आपने पे करना है प्लस 5% जुर्माना, और आपको टैक्स डिमांड भी शो हो जाती है और सारा हला गुला, और जल्दी वैसे भी ये 3 मंथ्स के अंदर उन्होंने ये सब कुछ कर दिया था। और असेसमेंट ऑर्डर में फिर उन्होंने बेसिकली इस एस आर ओ का जिक्र किया कि जी इस एस आर ओ की 2 कंडीशंस, क्लॉज बी एंड डी, तो ये लोग पूरी नहीं करते, यानी कि उनसे नहीं पूछा, उनकी आर्ग्यूमेंट हो सकता है उन्होंने बी और इन सवालों का भी जो उन्होंने असेसमेंट ऑर्डर में, याद रखें बस शो कॉज की बात हो गई है, अब चूंकि टाइम गुजर गया 3 महीने, तो उनको रिकवरी के चक्कर में 2014 में टारगेट पूरे करने के चक्कर में उन्होंने असेसमेंट ऑर्डर इशू कर दिया और उनके अगेंस्ट, उस मिल के अगेंस्ट इतना टैक्स नोटिस इशू कर दिया। और उन्होंने बीच में जब असेसमेंट ऑर्डर किया तो उसमें जिक्र किया है कि जी क्लॉज बी और डी के साथ वो कंप्लाई नहीं करते। क्लॉज बी क्या है, क्लॉज बी भी है विच प्रोवाइड दैट शुगर मैन्युफैक्चर हैज़ टू प्रेजेंट प्रूफ ऑफ शुगर इट हैज़ एक्सपोर्टेड एंड दैट द बेनिफिट शैल नॉट बी एडमिसिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट। तो बेसिकली क्लॉज बी में लिखा है कि जो एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोड्यूस करने, लेकिन अब ये अपने कमरे में बैठ के डिप्टी कमिश्नर जो है ये असेसमेंट ऑर्डर पास कर रहा है, बेशक लेटर आया हुआ है और जवाब आया हुआ है, और उसके अलावा भी उनके वकील चार्टर्ड अकाउंटेंट गए होंगे इनके पास, उनको कहा होगा कि जी ये दे देंगे, उन्होंने बात ज़रूर सुनी होगी, लेकिन ऑर्डर करते हुए उन्होंने अपने ही से जेन में बना रहे कि जी एक तो एक्सपोर्ट के उन्होंने तो हमें डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दिए, बजाय कि एक नया शो कॉज नोटिस इशू करते उसमें लिखते कि जी, और ये इस मेन केस का जो है वो ऑब्जेक्टिव है कि जी शो कॉज नोटिस एक और इशू करते सप्लीमेंट्री, उसमें लिखते कि जी एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स ले आए, पूरे साल के, पूरे फाइनेंशियल ईयर के एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स ले आए। और दूसरा डी क्लॉज ये कहता है कि ऐसी एक्सपोर्ट जो लैंड रूट के थ्रू अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन सिटीज़ कंट्रीज़ को भी हो, वो भी जो है उस एक्सपोर्ट को भी इस फार्मूले का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। सपोज़ करें कि आप कराची के पोर्ट से जो है 1000 टन शुगर एक्सपोर्ट करते हैं और अफगानिस्तान के रास्ते 100 टन करते हैं, तो 1100 टन एक्सपोर्ट आपकी कंसिडर नहीं होगी,
1000 टन ही होगी कंसिडर, और उसके अगेंस्ट लोकल मार्केट में फिर आप 1000 टन जो है रिड्यूस फेडरल एक्साइज ड्यूटी के रेट पर कर सकेंगे। तो ये पैराग्राफ नंबर 3 था। आई होप कि आप ये वीडियोस एंजॉय कर रहे हैं। इसके नीचे, वीडियो के नीचे जो प्लेलिस्ट दी हुई है उसमें इसका पार्ट 1 भी है, जो क्वेश्चन वहाँ रेज किया गया था उसके हवाले से। यहाँ पे क्वेश्चन यही बनता है कि शुड द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इशू मल्टीपल शो कॉज नोटिस आफ्टर रिसीविंग वैलिड फैक्ट्स फ्रॉम टैक्स पेयर। यानी कि लेकिन अगर आप जवाब देते तो फिर जवाब देने का क्या फ़ायदा हुआ? वो बंदा जो जवाब नहीं दे रहा और आप जो कंप्लाइंस कर रहे हैं शो कॉज नोटिस की, ओरिजिनल शो कॉज नोटिस की, तो कोई ना कोई तो कानून में बेनिफिट होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस केस में ये प्रिंसिपल लेट डाउन करते जा रहे हैं। अभी तो आपको ये सिनेरियो बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है उस पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे जहाँ वो शो कॉज नोटिस की सिग्निफिकेंस और पर्पस बताएंगे। मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आई होप कि ये लैंडमार्क जो डिसीजंस हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट, उसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस हैं या इसी को अब आपने यूज़ करना है, ये मेरा ख्याल है ऐसा जजमेंट है मेरे नज़दीक कि ये हर केस पे एप्लीकेबल है, क्योंकि शो कॉज नोटिस पे टैक्स वाले कोई मेहनत नहीं करते, चाहे फेडरल एक्साइज ड्यूटी हो, सेल्स टैक्स का शो कॉज नोटिस हो या इनकम टैक्स का। और बेसिकली वो एक जनरल सा शो कॉज नोटिस हर क्लाइंट को भेज देते हैं, जिसको देख के क्लाइंट्स भी परेशान हो जाते हैं। उसमें लंबी लंबी लिस्टें होती हैं चीज़ों की, इररेलेवेंट बातें, और एग्जैक्ट केस के जो पॉइंट्स होते हैं वो कभी भी नहीं होते किसी शो कॉज नोटिस में भी नहीं। और अब जब डिजिटल हो गया है, इनबॉक्स में आते हैं आपके आयरस के, तब भी वो ध्यान नहीं देते। तो इसीलिए जो है ये ध्यान अच्छा जाएगा उनका इस तरफ। और जो है आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। इसके पैराग्राफ 4 से फिर आगे जो सारे पॉइंट्स रेस किए हैं उन्होंने, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आई होप कि आप ये इन्जॉय कर रहे हैं जितना मैं इन्जॉय कर रहा हूँ। और ये सब चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल दोनों ज़रूरी हैं आपके एग्ज़ाम के लिए भी और आपकी प्रैक्टिस के लिए भी। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।